नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉबर्ट लिंड का निबंध द प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस। प्लेजर्स माने आनंद, इग्नोरेंस माने अज्ञानता के। वैसे भी इंग्लिश में एक कहावत है दैट इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी जो अज्ञानता है वो आनंद की मतलब परमानंद के समान है। सबसे ज़्यादा आनंद तभी होता है जब व्यक्ति अज्ञानी होता है। ज्ञान होते ही तो बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, डाउट शुरू हो जाते हैं। ओजोन लेयर फट गई है, ये हमको मालूम है तो हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन जिसको मालूम नहीं ओजोन लेयर क्या है तो उसको कोई चिंता नहीं है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ आज रॉबर्ट लिंड भी बताएगा आपको। इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेक अ वॉक इन द कंट्री विद एन एवरेज टाउन्समैन, स्पेशली परहैप्स इन अप्रैल और मे, विदाउट बीइंग अमेज्ड एट द वास्ट कंटिनेंट ऑफ हिज इग्नोरेंस। इट इज़ इम्पॉसिबल यानी कि ये असंभव है, टू टेक अ वॉक यानी घूमना टहलना, इन द कंट्री देहात में, विद एन एवरेज टाउन्समैन एक औसत शहरी व्यक्ति के साथ, स्पेशली खास तौर पर, परहैप्स शायद, इन अप्रैल और मई अप्रैल या मई के महीने में, विदाउट बीइंग अमेज्ड बिना आश्चर्यचकित हुए, एट द वास्ट कंटिनेंट यानी जो विशाल क्षेत्र है, ऑफ हिज इग्नोरेंस उसकी अज्ञानता का, यानी उसकी अज्ञानता की जो विशालता है, जितना वो इग्नोरेंट है उस पर आश्चर्य किए बिना आप नहीं रह सकते अगर किसी शहरी व्यक्ति के साथ आप देहात में घूमेंगे, है ना। तो देहात में जौ की बाली कौन सी है, गेहूं की बाली कौन सी है, यही नहीं बता पाएगा वो, तो आप बहुत आश्चर्यचकित होंगे। It is impossible to take a walk in the country oneself without being amazed at the vast continent of one's own ignorance. अब दूसरी बात रॉबर्ट लिंड क्या कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल, ये असंभव है, टू टेक अ वॉक घूमना टहलना, इन द कंट्री देहात में, वन सेल्फ यानी अकेले खुद, विदाउट बीइंग अमेज्ड बिना आश्चर्यचकित हुए, एट द वास्ट कंटिनेंट यानी विशाल क्षेत्र पर, ऑफ वंस ओन इग्नोरेंस अपनी खुद की अज्ञानता के। तो आप अगर किसी शहरी व्यक्ति के साथ ना हो, खुद भी अकेले हों और देहात में घूम रहे हों, तो भी आप अपने अज्ञानता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। आप खुद ही पाएंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वीमेन लिव एंड डाई यानी हजारों स्त्री पुरुष जिंदा रहते हैं और मर जाते हैं, विदाउट नोइंग बिना जाने, द डिफरेंस फर्क, बिटवीन अ बीच एंड एन एल्म। तो ये दोनों पेड़ हैं, इन दोनों पेड़ों में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है, ये फ़र्क जाने बिना बहुत से लोग मर जाते हैं। बिटवीन द सॉन्ग ऑफ अ थ्रश एंड द सॉन्ग ऑफ अ ब्लैक बर्ड, अब ये दोनों ही चिड़ियाएँ गाती हैं, थ्रश भी गाती है, ब्लैक बर्ड भी गाती है, तो इन दोनों के गीत में क्या अंतर है ये जाने बिना भी बहुत सारे मनुष्य मर जाते हैं। Probably in a modern city, the man who can distinguish between a thrush's and a blackbird's song is the exception. तो रॉबर्ट लिंड का कहना है कि प्रोबेबली शायद, इन अ मॉडर्न सिटी एक आधुनिक शहर में, द मैन वो मनुष्य, वो इंसान, हु कैन डिस्टिंग्विश जो कि फ़र्क बता सकता है, बिटवीन अ थ्रशेज एंड ब्लैक बर्ड सॉन्ग यानी थ्रश के और ब्लैक बर्ड के गीत के बीच में जो फ़र्क कर सकता है, इज़ द एक्सेप्शन वो व्यक्ति अपवाद है, यानी ज़्यादातर लोग फ़र्क नहीं कर सकते, अगर कोई कर सकता है तो वो व्यक्ति ख़ास है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। इट इज़ नॉट दैट वी हैव नॉट सीन द बर्ड्स, ऐसा नहीं है कि हमने इन चिड़ियाओं को नहीं देखा है। इट इज़ सिंपली दैट वी हैव नॉट नोटिस्ड दैम, बात यह है कि हमने उन चिड़ियाओं को ध्यान से नहीं देखा है, यानी सारी चिड़ियों को हम देखते ही हैं, लेकिन कौन सा गाना किस चिड़िया का है ये हम ध्यान से देखते ही नहीं। वी हैव बीन सराउंडेड बाय बर्ड्स ऑल आवर लाइव्स, वी हैव बीन सराउंडेड हम घिरे रहते हैं, बाय बर्ड्स चिड़ियों के द्वारा, ऑल आवर लाइव्स अपनी पूरी जिंदगी, येट फिर भी, सो फीबल इतना कमज़ोर, इज़ आर ऑब्जर्वेशन हमारा अवलोकन होता है, ऑब्जर्व माने ध्यान से देखना, अवलोकन करना, तो हमारा अवलोकन इतना कमज़ोर होता है, दैट के मैनी ऑफ अस हम में से बहुत से लोग, कुड नॉट टेल नहीं बता सकते, वेदर और नॉट द
चैफिन्स सिंग्स और द कलर ऑफ द कुकू, कि चैफिन्स जो चिड़िया है वो गाती है या नहीं गाती है, या फिर कुकू का रंग कैसा होता है। हम यहाँ अपने यहाँ इसको कुकू को कोयल बोलते हैं। We argue like small boys as to whether the cuckoo always sings as he flies or sometimes in the branches of a tree। यानी हम लड़कों की तरह हमेशा ये तर्क करते हैं कि ये जो कुक्कू है उड़ते वक्त गाती है या पेड़ों की शाखाओं में बैठकर गाती है ना। वी आर्ग्यू, हम तर्क करते हैं, लाइक स्मॉल बॉयज़, छोटे बच्चों की तरह, एज टू वेदर, कि क्या द कुक्कू ऑलवेज सिंग्स, कुक्कू चिड़िया हमेशा गाती है, एज ही फ्लाइज, जब वो उड़ती है, और ही आया है यहाँ पर तो उड़ता है। ही क्यों प्रयोग किया है? हम तो हमेशा ये कहते हैं कोयल गाती है, कुक्कू गाती है, बुलबुल गाती है, नाइटिंगेल गाती है, लेकिन अभी इस चैप्टर में भी आएगा और वास्तविकता भी यही है कि बुलबुल गाती नहीं है, बुलबुल गाता है ना, कोयल गाता है। तो ये क्या है कि जो मेल है वो गाता है, ये बोलते हैं, जो कुक्कू है वो मेल गाता है, तो इसलिए यहाँ फ्लाई वर्ड वर्ड यूज़ किया है, एज ही फ्लाइज और समटाइम्स इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। वेदर जॉर्ज चैपमैन ड्रू ऑन हिज फैंसी और हिज नॉलेज ऑफ नेचर इन द लाइन्स। तो जॉर्ज चैपमैन ने ये लाइन्स लिखी हैं जो कि अभी कोट की जा रही हैं। तो यहाँ पर जो वो बता रहे हैं वो उन्होंने अपने ज्ञान से लिखा है या फिर अपनी कल्पना से लिखा है, कह नहीं सकते। वैन इन द ओक्स ग्रीन आर्म्स, वैन जब इन द ओक्स यानी ओक पेड़ के ग्रीन आर्म्स हरी शाखाओं में, द कुक्कू सिंग्स, कुक्कू गाती है, एंड फर्स्ट डिलाइट्स, और पहले पहल खुश करती है, मैन मनुष्यों को, इन द लवली स्प्रिंग्स, खूबसूरत प्यारे बसंत के मौसम में। तो ये बात जो कही है उन्होंने अपनी नॉलेज से कही है या कल्पना से कही है, ये हम नहीं कह सकते। दिस इग्नोरेंस, ये अज्ञानता, हाउएवर, किंतु, इज नॉट ऑल टुगेदर मिजरेबल, पूरी तरीके से कष्टदायक नहीं है, परेशानी का सबब नहीं है। आउट ऑफ इट, इससे, वी गेट, हम प्राप्त करते हैं, द कॉन्स्टेंट प्लेजर, लगातार खुशी, आनंद, ऑफ डिस्कवरी, पता लगाने का, यानी हमारे अंदर अज्ञान होगा तभी तो हम डिस्कवरी करेंगे, तभी तो हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे, और जो डिस्कवरी होती है, कुछ जब हम ज्ञात कर लेते हैं, किसी चीज़ की खोज कर लेते हैं तो हमें खुशी मिलती है। एवरी फैक्ट ऑफ नेचर कम्स टू अस ईच स्प्रिंग, एवरी फैक्ट यानी हर तथ्य, ऑफ नेचर प्रकृति का, कम्स टू अस हमारे सामने आता है, ईच स्प्रिंग हर बसंत के मौसम में। इफ़ ओनली वी आर सफिशिएंटली इग्नोरेंट, और वो तथ्य कब हमारे सामने आते हैं? सिर्फ तब जब हम पर्याप्त रूप से अज्ञानी होते हैं। विद द ड्यू स्टिल ऑन इट, यानी उसके ऊपर अभी भी ओस पड़ी होती है, ड्यू माने ओस होती है, स्टिल ऑन इट। तो ये क्यों कहा कि उसके ऊपर ओस पड़ी होती है? मतलब हर फैक्ट हमारे लिए तरोताज़ा होता है। अगर हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं तो चीज़ें हमारे लिए फ्रेश नहीं होंगी। जिन चीज़ों पर ओस पड़ी होती है तो वो फ्रेश होती हैं, है ना, पत्तियाँ, फूल, ओस पड़ी होती है तो मॉर्निंग में, सुबह के टाइम ताज़े होते हैं। तो जो स्प्रिंग सीज़न है, बसंत का मौसम है, उसके सारे फैक्ट्स हमारे लिए ताज़े तभी होते हैं जब हम सफिशिएंटली इग्नोरेंट होते हैं, अज्ञानी होते हैं। इफ़ वी हैव लिव्ड हाफ अ लाइफ टाइम, अगर हमने अपना आधा जीवन जी लिया है, विदाउट हैविंग एवर सीन अ कुक्कू, बिना कभी भी कुक्कू को देखे हुए, एंड नो इट, और हम इसको जानते हैं यानी कुक्कू को जानते हैं, ओनली एज अ वॉन्डरिंग वॉइस, केवल एक घूमती फिरती आवाज़ के तौर पर, यानी कुक्कू को देखा कभी नहीं है, सिर्फ उसका गाना सुना है, तो घूमती फिरती आवाज़ के तौर पर उसे जानते हैं। वी आर ऑल द मोर डिलाइटेड, तो हम और भी ज़्यादा खुश होते हैं, एट द स्पेक्टेकल, यानी जब हमें दृश्य दिखाई देता है, ऑफ इट्स रन अवे फ्लाइट्स, इसके दौड़ते हुए यानी इसकी उड़ान का जो दृश्य हमें दिखाई देता है तो हमें बहुत खुशी तो होती है अगर पहले नहीं देखा है। एज इट हरीज, जब ये जल्दी से तेज़ी से दौड़ती है, फ्रॉम वुड टू वुड,
एक जंगल से दूसरे जंगल तक, कॉन्शियस ऑफ इट्स क्राइम्स, कॉन्शियस माने सचेत रहती है, ऑफ इट्स क्राइम्स अपने अपराधों से, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा एक अपराध करती है कि अपने अंडे दूसरों के घोंसले में देती है ना। और फिर क्या होता है वहाँ पर इसके जो बच्चे होते हैं वो दूसरों के बच्चों को मार डालते हैं या उनके हिस्से का खाना खा लेते हैं, उनको भूखा मार डालते हैं। तो ऐसे कुछ क्राइम्स होते हैं कुक्कू की वजह से, क्योंकि अपने बच्चों को ये खुद पालती नहीं है, अंडे देती है और दूसरों के घोंसलों में रख देती है, यानी अपना घोंसला बनाए और अपने बच्चों को खुद पाले, दूसरों के मत्थे मर देती है। एंड एट द वे इन विच इट हॉल्ड्स हॉक लाइक इन द विंड, एंड एट द वे, और जब आप इसको देखोगे इस तरीके से, इन विच जिस तरीके से, इट हॉल्ड्स ये रुकती है, हॉक लाइक माने बाज की तरह, इन द विंड हवा में, इट्स लॉन्ग टेल क्विवरिंग इसकी लंबी पूंछ कांप रही होती है, हिल रही होती है, बिफोर इट डेयर्स डेसेंड इससे पहले कि ये हिम्मत करे उतरने की, ऑन अ हिल साइड यानी पहाड़ी इलाके में, ऑफ फर ट्रीज जहाँ के फर के पेड़ होते हैं, वेयर एवेंजिंग प्रेजेंस में लर्क जहाँ एवेंजिंग माने बदला लेने वाली, प्रेजेंसेस माने दूसरे पक्षी, में लर्क छिपे हुए हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है इस पूरे सेंटेंस का कि अगर कुक्कू को आपने पहले नहीं देखा है और फिर अचानक से आप इसको देखते हैं, इस और जिस तरीके से ये बिहेव करती है, जिस तरीके से ये हवा में अचानक से रुक जाती है या फिर उड़ान भरती हुई हिली एरिया में उतरती है, तो इसकी इन एक्टिविटीज़ को देखकर आपको बहुत खुशी मिलती है अगर आप पहले से इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो। It would be absurd to pretend that the naturalist does not also find pleasure in observing the life of the birds. काफ़ी बड़ा सेंटेंस है। तो देखते हैं, इट वुड बी एब्सर्ड माने ये तर्कहीन होगा, टू प्रिटेंड ये ऐसा बहाना करना, ऐसा सोचना, दैट के द नेचुरलिस्ट यानी प्रकृतिवादी जो प्रकृति का अध्ययन करता है वो, डज नॉट ऑल्सो फाइंड उसे भी आनंद नहीं मिलता, फाइंड प्लेजर इन ऑब्जर्विंग लाइफ ऑफ द बर्ड्स चिड़ियों का जीवन देखने में, ध्यान से देखने में, उनका अवलोकन करने में उसको आनंद नहीं मिलता, क्योंकि ये वो बहुत ज़्यादा पहले ही उनको देख चुका है, पढ़ चुका है। तो ऐसा सोचना हमारी गलती होगी, हमारी तर्कहीनता होगी। बट हिज इज़ अ स्टेडी प्लेजर बल्कि उसका जो आनंद है, उसकी जो खुशी है वो स्टेडी है यानी हमेशा रहने वाली। एंथुजियाज्म ऑफ अ मैन और उसकी जो खुशी होती है वो एंथुजियाज्म में उत्साह होता है, ऑफ अ मैन, ऑफ द मैन एक ऐसे इंसान का, हु सीज अ कुक्कू जो कि कुक्कू को देखता है, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, एंड बिहोल्ड और ऐसे देखता है, द वर्ल्ड इज़ मेड न्यू कि ये जो संसार है बिल्कुल नया बना हुआ है। तो इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रकृति का अध्ययन कर चुके हैं उनके बारे में अगर हम ये सोचें कि उनको अब अध्ययन करने में कोई मज़ा नहीं आता होगा या इन चिड़ियों को देखने में कोई खुशी नहीं मिलती होगी क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा देख चुके हैं, तो ये हमारी गलत फहमी है। क्योंकि नेचर में हमेशा कुछ ना कुछ नया होता रहता है ना। इतनी सारी स्पीसीज़ हैं और इतनी सारी उनकी एक्टिविटीज़ हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता रहता है। एंड एज टू दैट the happiness even of the naturalist depends in some measure upon his ignorance. एंड एज टू दैट और जहाँ तक इस ये जो बात है, द हैप्पीनेस खुशी, इवन ऑफ द नेचुरलिस्ट यानी उस प्रकृतिवादी की भी, डिपेंड्स निर्भर होती है, इन सम मेजर कुछ मात्रा में, अपॉन हिज इग्नोरेंस उसकी अज्ञानता पर, विच स्टिल लीव्स हिम जो अभी भी उसके लिए छोड़ती है, न्यू वर्ल्ड्स नए संसार, ऑफ दिस काइंड इसी प्रकार के, टू कनकर जीतने के लिए। यानी वही बात जो अभी मैंने आपको बताई कि इतनी ज़्यादा स्पेसीज़ हैं, इतनी ज़्यादा प्रजातियां हैं और हर प्रजाति की इतनी सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं कि हमेशा कुछ न कुछ नया बना रहता है अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए। ही मे हैव रीच्ड द वेरी ज़ेड
तो हो सकता है कि वो बिल्कुल Z पर पहुंच चुका हो। यानी A से शुरू करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो A से शुरू करते हैं और जब पूरा पढ़ लेते हैं तो Z पे जाके ख़त्म हो चुका होता है। तो हो सकता है कि जो उसका विषय है, जो उसका सब्जेक्ट है नेचर के अध्ययन का, उसमें वो इतनी गहरी नॉलेज गेन कर चुका हो कि वो Z तक पहुंच चुका हो, सब कुछ जान लिया हो, उसने सब कुछ पढ़ लिया हो। हालांकि ये असंभव है, किसी भी सब्जेक्ट को आप Z तक तो पढ़ ही नहीं सकते, पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। ज़िंदगी भर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि वो Z तक पहुंच गया हो ऑफ नॉलेज, ज्ञान की, इन द बुक्स, किताबों में। बट ही स्टिल फील्स, लेकिन वो अभी भी महसूस करता है हाफ इग्नोरेंट, आधा अज्ञानी, अनटिल, जब तक के ही हैज़ कन्फर्म्ड ईच ब्राइट पर्टिकुलर विद हिज आइज, वो कन्फर्म ना कर ले, यानी प्रमाणित न कर ले, ईच ब्राइट पर्टिकुलर, हर जो पर्टिकुलर माने खासियत है प्रकृति की, उसको विद हिज आइज, अपनी खुद की आंखों से। यानी हो सकता है कि उसने सारी किताबें पढ़ ली हों, किताबी ज्ञान उसको हो गया हो, लेकिन जब तक खुद प्रैक्टिकली ना देख ले प्रकृति की हर चीज़ को, तब तक वो अपने आप को अज्ञानी महसूस करता है। He wishes with his own eyes to see the female cuckoo. He wishes, वो इच्छा रखता है, with his own eyes, अपनी खुद की आंखों से, to see, देखने की, the female cuckoo, वो जो मादा कुक्कू होती है, rare spectacle, बड़ा दुर्लभ दृश्य होता है। As she lays her eggs, जब वो अपने अंडे देती है, on the ground, जमीन पर देती है, देखो, and takes it in her bill, और अपने अंडे को ले जाती है, बिल माने चोंच होती है, अपनी चोंच में उठाकर ले जाती है, टू द नेस्ट, उस घोंसले तक, इन विच, जिसमें कि इट इज़ डेस्टाइंड टू ब्रीड इन्फेंटिसाइड, वहाँ पर इट इज़ डेस्टाइंड यानी ये भाग्य में लिख देती है कि टू ब्रीड इन्फेंटिसाइड, वहाँ पर बाल हत्या होगी। या तो इसके अंडों को फेंक देगा, अगर वो पक्षी पहचान लेगा कि ये मेरे अंडे नहीं हैं तो इसके अंडे को फेंक देगा, या फिर इसके बच्चे पल जाएंगे, उस पक्षी के बच्चे मारे जाएंगे। तो इन्फेंटिसाइड तो वहाँ पर होनी ही होनी है, और ऐसा वो करती है जानबूझकर। ही वुड सिट डे आफ्टर डे, वो दिन ब दिन बैठेगा, विद अ फील्ड ग्लास, फील्ड ग्लास के साथ, यानी दूरबीन लगाए रहते हैं ये लोग, तो अपने आँखों पर दूरबीन लगा के वो दिन ब दिन बैठेगा, अगेंस्ट हिज आइज, अपनी आँखों पर, इन ऑर्डर पर्सनली टू एंडोर्स और रिफ्यूट, यानी इन ऑर्डर का मतलब है के लिए, क्या करने के लिए, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से, टू एंडोर्स, एंडोर्स होता है किसी चीज़ को प्रूव करना या फिर किसी चीज़ से सहमति जताना, जैसे कि जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ना, तो उसमें बड़े बड़े हीरो एंडोर्स करते हैं ब्रांड्स को, तो क्या होता है, उसको सपोर्ट करना। तो या तो सपोर्ट करने के लिए, और रिफ्यूट, रिफ्यूट का मतलब होता है रिजेक्ट करने के लिए, द एविडेंस, यानी उस प्रूफ को, सजेस्टिंग, जो कि ये दिखाता है, दैट द कुक्कू डज ले ऑन द ग्राउंड, कि कुक्कू जमीन पर अपने अंडे देती है, एंड नॉट इन अ नेस्ट, ना कि घोंसले में। तो जब वो लगातार बैठा रहेगा जंगल में दूरबीन लगाकर, तो वो अपने आप इस बात को वेरीफाई करेगा कि कुक्कू ज़मीन पर अंडे देती है कि घोंसले में अंडे देती है ना, खुद इस बात को वेरीफाई करेगा। हमने तो सुना ही है, हमने कभी नहीं देखा कुक्कू को अंडे देते हुए या किसी दूसरे के घोंसले में रखते हुए, तो ये सब तो नेचुरलिस्ट लोग ही कर पाते हैं ना। एंड इफ़ ही इज़ सो फार फॉर्चुनेट, और अगर वो इतना ज़्यादा भाग्यशाली है, एज टू डिस्कवर, कि वो पता लगा ले, दिस मोस्ट सीक्रेटिव ऑफ वर्ड्स, कि ये जो सबसे ज़्यादा सीक्रेटिव माने रहस्यमयी चिड़िया है उनमें से एक को, इन द वेरी एक्ट ऑफ लेइंग, अगर वो देख ले उसको अंडे देते हुए, देयर स्टिल रिमेन फॉर हिम, फिर भी उसके लिए क्या चीज़ बचती है, अदर फील्ड्स, दूसरे क्षेत्र बचते हैं, टू कनकर, जीतने के लिए, इन अ मल्टीट्यूड, क्योंकि बहुतायत है, ऑफ सच डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस, ऐसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस की, सवालों की, डिस्प्यूटेड माने जिन पर झगड़ा है, जिन पर लोग एक मत नहीं हैं,
तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। एज वेदर द कोकूज एग इज ऑलवेज ऑफ द सेम कलर एज द अदर एग्स इन द नेस्ट इन विच शी एबेंडन्स इट। यानी ये एक सवाल है कि वेदर कि क्या द कुकूज एग्स कुक्कू के अंडे इज ऑलवेज अंडा हमेशा होता है ऑलवेज ऑफ द सेम कलर हमेशा उसी रंग का एज द अदर एग्स जैसे कि दूसरे अंडे होते हैं इन द नेस्ट उस घोंसले में इन विच शी अबेंडन्स इट जिसमें कि वो अपना अंडा रख के आती है। Assuredly, the men of science have no reason as yet to weep over their lost ignorance. Assuredly, ये तो पक्की बात है, the men of science के वैज्ञानिक लोगों के पास have no reason as yet अभी तक तो कोई वजह नहीं है to weep over रोने की, किस चीज़ के ऊपर रोने की? देयर लॉस्ट इग्नोरेंस कि उनका अज्ञान खो गया है। यानी ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं कह सकता कि उसका अज्ञान समाप्त हो गया है, उसने सब कुछ सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है ना, क्योंकि जो नॉलेज है वो तो अनलिमिटेड है, कोई भी साइंटिस्ट ये कह ही नहीं सकता। इफ़ दे सीम टू नो एवरीथिंग अगर ऐसा लगता है कि उनको सब कुछ आता है, इट इज़ ओनली तो ऐसा केवल इसलिए होता है बिकॉज यू एंड आई नो ऑलमोस्ट नथिंग क्योंकि मैं और तुम लगभग कुछ नहीं जानते, है ना। अगर किसी को देखकर आपको ये लगता है कि इसको सब कुछ आता है तो ये जान लीजिए कि उसको सब कुछ नहीं आता है, बल्कि आपको कुछ नहीं आता, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। देयर विल ऑलवेज बी अ फॉर्च्यून ऑफ इग्नोरेंस वेटिंग फॉर देम। देयर विल ऑलवेज बी यानी हमेशा ही रहेगा अ फॉर्च्यून ऑफ इग्नोरेंस, यानी फॉर्च्यून का मतलब वैसे भाग्य होता है और ख़जाना भी होता है, और तो यहाँ अज्ञानता का एक ख़जाना हमेशा होता है वेटिंग फॉर देम उनके लिए इंतज़ार करता हुआ, अंडर एवरी फैक्ट दे टर्न अप हर तथ्य के नीचे जिसको कि वो घुमाते हैं पलटते हैं, यानी जिस तथ्य को भी वो पलट लें उसके नीचे उनको अज्ञानता का ख़जाना मिलता है। जैसे डॉक्टर्स लोग मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर गया लेकिन आज तक किसी मरे हुए व्यक्ति को ज़िंदा नहीं कर पाए, है ना। इस चाहे कितना भी जवान व्यक्ति मरे, चलो बूढ़ा व्यक्ति है उसके फेफड़े ख़राब हो गए और उसकी सारे अंदर के ऑर्गन्स ख़राब हो गए तो वो ज़िंदा नहीं हो सकता, लेकिन जो जवान व्यक्ति अभी अभी मरा है उसको तो कम से कम ज़िंदा करने की ताकत रखते हैं डॉक्टर्स, लेकिन वो भी नहीं रखते। आज तक ये भी नहीं पता लगा पाए कि सोल कहाँ होती है पूरी बॉडी में, है ना, किस जगह रहती है सोल जो कि निकल जाती है। तो अज्ञानता हमेशा रहती है, मेडिकल साइंस या कोई भी साइंस कितना भी डेवलप कर ले, लेकिन वो उनको बाद जब वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं तभी उनको पता चलता है कि वो कितने बड़े अज्ञानी हैं। बाकी लोगों को तो बड़ा घमंड होता है अपने ज्ञान का, लेकिन जिन लोगों को बहुत ज्ञान है उनको पता चलता है कि वो कितने अज्ञानी हैं। दे विल नेवर नो वॉट सॉन्ग द सायरन्स सिंग। दे विल नेवर नो उनको कभी पता नहीं चलेगा कि सायरन्स कौन सा गीत गाते थे, यानी कौन सी धुन बजाते थे, टू यूलिसिस। यूलिसिस के लिए, अब यूलिसिस के बारे में आप जानते होंगे, होमर ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, इलियड और ओडिसी। ये जो ट्रोजन वॉर हुआ था हेलेन की वजह से, उस युद्ध पर लिखे गए हैं वो महाकाव्य। तो जो पहला महाकाव्य है इलियड, उसमें तो ट्रोजन वॉर का पूरा डिस्क्रिप्शन है, और जो दूसरा है ओडिसी उसमें यूलिसिस की यात्राओं का वर्णन है। तो यूलिसिस एक महान योद्धा था जो कि इस वॉर में लड़ा था। युद्ध में लड़ने के बाद सारे योद्धा तो अपने घर लौट आए, यूलिसिस नहीं लौटा था। तो उस यूलिसिस के लिए सायरन्स कौन सा गीत गाते थे उनको कभी नहीं पता चलेगा, एनी मोर देन सर टॉमस ब्राउन डिड। यानी जितना सर टॉमस ब्राउन को मालूम है उससे ज़्यादा उनको भी नहीं मालूम। तो ये सर टॉमस ब्राउन कौन है? ये एक अंग्रेज़ हैं, और अंग्रेज़ पॉलीमैथ हैं। पॉलीमैथ कौन होता है? जिसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बहुत गहरी नॉलेज होती है। तो जब सर टॉमस ब्राउन जैसे पॉलीमैथ को नहीं मालूम कि यूलिसिस के लिए सायरन किस तरीके से बजता था, कौन सा गीत गाता था, तो वैज्ञानिक कैसे पता लगा पाएंगे, है ना, ये बात है। आई हैव कॉल्ड इन द कुक्कू। मैंने कुक्कू को बीच में लाया हूँ, है ना, कुक्कू का मैंने उदाहरण दिया है। टू इलस्ट्रेट यानी
उदाहरण देने के लिए, बताने के लिए, साबित करने के लिए, द ऑर्डिनरी मैन्स इग्नोरेंस, सामान्य व्यक्ति के अज्ञान को। इट इज़ नॉट बिकॉज आई कैन स्पीक विद ऑथोरिटी ऑन दैट बर्ड। तो अगर मैंने ये एग्जाम्पल आपके सामने रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस चिड़िया के बारे में ऑथोरिटी के साथ कह सकता हूँ, पूरे दावे के साथ कुछ कह सकता हूँ कि साहब मुझे महारत हासिल है, ऐसा नहीं है। It is simply because passing the spring in a parish that seemed to have been invaded by all the cuckoos of Africa, I realized how exceedingly little I or anybody else I met knew about them. It is simply because, ये simply इसलिए है क्योंकि passing the spring, बसंत बिताते वक्त, इन अ पैरिश, एक गांव में, दैट सीम्ड, जो कि लगता था, टू हैव बीन इन्वेडेड, जैसे कि आक्रमण कर दिया हो, बाय ऑल द कुक्कूज, सारे कुक्कूज ने, ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सारी कुक्कू चिड़ियाओं ने उस गांव पर आक्रमण कर दिया हो, ऐसा लग रहा था। तो उस वक्त आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, हाउ एक्सीडिंगली लिटिल, कि कितना ज़्यादा कम, आई, मैं, और एनीबडी एल्स, या फिर और भी कोई व्यक्ति, आई मेट, जिससे मैं मिला, न्यू अबाउट देम, उनके बारे में जानता है। बट योर एंड माई इग्नोरेंस इज नॉट कन्फाइंड टू कुक्कूज, लेकिन आपका और मेरा अज्ञान केवल कुक्कूज तक ही सीमित नहीं है। कन्फाइंड माने सीमित। इट डेवल्स इन ऑल क्रिएटेड थिंग्स, यानी हमारा जो अज्ञान है वो अपनी पहुंच रखता है। डेविल माने वैसे इंटरेस्ट रखना होता है, तो हमारा जो अज्ञान है वो फैला हुआ है इन ऑल क्रिएटेड थिंग्स, यानी जितनी भी इस संसार में बनाई गई चीज़ें हैं, भगवान ने जिन चीज़ों की रचना की है उन सब में के बारे में हम अज्ञानी हैं। फ्रॉम द सन एंड मून, यानी सूरज और चांद से लेकर, डाउन टू द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, फूलों के नाम तक। आई वंस हर्ड, एक बार मैंने सुना, अ क्लेवर लेडी, एक होशियार महिला को, आस्किंग, पूछते हुए, वेदर, कि क्या, द न्यू मून ऑलवेज अपीयर्स ऑन द सेम डे ऑफ द वीक, कि जो न्यू मून है वो हमेशा एक ही दिन को निकलता है, सप्ताह के एक ही दिन को निकलता है क्या। शी एडेड, उसने आगे कहा, दैट परहैप्स, कि शायद, इट इज़ बेटर नॉट टू नो, न जानना बेहतर है, बिकॉज, क्योंकि, इफ़ वन डज नॉट नो, यदि व्यक्ति नहीं जानता, वेदर और इन वॉट पार्ट ऑफ द स्काई टू एक्सपेक्ट इट, कि कहाँ और कब और इस आकाश के किस भाग में इसकी उम्मीद की जाए, कहाँ निकलेगा, इट्स अपीयरेंस, तो इसका निकलना, इज़ ऑलवेज अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो बड़ा सुखद आश्चर्य होता है उसका दिखना। आई फैंसी, मुझे लगता है, हाउएवर, किंतु, द न्यू मून, कि जो न्यू मून है, ऑलवेज, हमेशा, कम्स एज अ सरप्राइज, एक आश्चर्य के तौर पर आता है, इवन टू दोज, उन लोगों के लिए भी, हु आर फेमिलियर, जो कि परिचित होते हैं, विद हर टाइम टेबल्स, उसके समय से, कि कब निकलता है, कहाँ निकलता है आकाश में, किस दिशा में निकलता है, जिन लोगों को ये पता है उनके लिए भी इसको देखना बड़ा सुखद होता है। And it is the same with the coming in of spring and the waves of the flowers. And it is the same, और ऐसा ही होता है, with the coming in of spring, यानी बसंत ऋतु के आने पर, and the waves of flowers, और फूलों की जो लहरें, कतारें दिखती हैं, उनके आने पर भी। We are not the less delighted, हम कम खुश नहीं होते, टू फाइंड एन अर्ली प्रिमरोज, यानी जल्दी खिलने वाले प्रिमरोज को देखकर, ये फूल होता है बड़ा खूबसूरत पीले रंग का, बिकॉज, क्योंकि, वी आर सफिशिएंटली लर्नड इन द सर्विसेज ऑफ द ईयर टू लुक फॉर इट इन मार्च और अप्रैल, क्योंकि वी आर सफिशिएंटली लर्नड, हमें काफ़ी ज्ञान होता है, इन द सर्विसेज ऑफ द ईयर, यानी साल की आवाजाही से, पूरे साल में जो क्रियाकलाप होते हैं प्रकृति में, हमें उनका अच्छा ज्ञान होता है, टू लुक फॉर इट, कि हम इसकी तलाश करते हैं, इन मार्च और अप्रैल, मार्च या अप्रैल में, रेदर देन इन अक्टूबर, बजाय अक्टूबर के। वी नो अगेन, और इसके अलावा पुनः हम जानते हैं, दैट द ब्लॉसम, कि ये फूल,
प्रीसीड्स यानी पहले आता है, एंड नॉट सक्सीड्स ना के बाद में आता है, द फ्रूट ऑफ द एप्पल ट्री, सेब का जो फल होता है उसके पहले आता है ना कि बाद में आता है। बट दिस डज नॉट लेसन, लेकिन इससे कम नहीं होता आर अमेजमेंट, हमारा आश्चर्य, एट द ब्यूटिफुल हॉलीडे ऑफ अ मे ऑर्चार्ड, जब हम एक खूबसूरत छुट्टी बिताते हैं मई के महीने में एक ऑर्चार्ड में, बगीचे में। यानी हम कितना भी जानते हैं इन फूलों के बारे में, फलों के बारे में, तो भी जब हम एक बगीचे में अपनी छुट्टी बिताते हैं तो फूलों को, फलों को देखकर हमारी खुशी, हमारा आश्चर्य कम नहीं होता। एट द सेम टाइम यानी साथ ही, देयर इज़ परहैप्स यानी शायद होता है, अ स्पेशल प्लेजर एक ख़ास खुशी मिलती है, इन रीलर्निंग फिर से सीखने में, द नेम्स नामों को, ऑफ मैनी फ्लावर्स एवरी स्प्रिंग बहुत सारे फूलों के नाम हर बसंत के मौसम में। इट इज़ लाइक री रीडिंग अ बुक, ये वैसा ही है जैसे कि एक किताब को दोबारा पढ़ना, दैट वन हैज़ ऑलमोस्ट फॉरगॉटन जिसे कोई व्यक्ति लगभग भूल चुका है। मॉन्टेन टेल्स अस, मॉन्टेन हमें बताता है, ये एक लेखक है जिसने कि ऐसे शुरू किया था, निबंध शुरू किया था। तो मॉन्टेन हमें बताता है दैट ही हैड सो बैड अ मेमोरी, कि उसकी याददाश्त इतनी ज़्यादा ख़राब थी, दैट ही कुड ऑलवेज रीड एन ओल्ड बुक, कि वो हमेशा किसी पुरानी किताब को पढ़ सकता था, दैट ही एज दो जैसे कि ही हैड नेवर रेड इट बिफोर, जैसे कि उसने वो कभी पहले पढ़ी ही ना हो। आई हैव माई सेल्फ अ कैप्रिशियस एंड लीकिंग मेमोरी, मेरी खुद की याददाश्त इतनी ज़्यादा, कैप्रिशियस मैंने वो सन की, और लीकिंग मैंने जो लीक कर जाती है, मतलब जिसमें से चीज़ें निकल जाती हैं, तो मेरी खुद की याददाश्त ऐसी है कि दिमाग में से चीज़ें निकल जाती हैं। आई कैन रीड हेमलेट इटसेल्फ एंड द पिकविक पेपर्स, तो हेमलेट शेक्सपियर का नाटक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैकबेथ, हेमलेट, चारों में से कोई ना कोई तो ज़रूर ट्रेजेडी पढ़ी होगी, किंग लियर, हेमलेट, ओथेलो और मैकबेथ। ये जिनमें से 3 तो मैंने ही अपलोड कर रखी हैं, चौथी किंग लियर बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो मैं हेमलेट को पढ़ सकता हूँ, और पिकविक पेपर्स ये चार्ल्स डिकिंस का उपन्यास है, तो मैं पिकविक पेपर्स को पढ़ सकता हूँ एज दो जैसे कि दे वर द वर्क ऑफ न्यू ऑथर्स, जैसे कि वो कोई नए लेखकों की रचनाएं हों, एंड हैड कम और अभी अभी निकल कर आई हों, वेट गीली, फ्रॉम द प्रेस, प्रेस से यानी अभी अभी छपाई से, छापे खाने से निकलकर गीली गीली किताबें अभी आ रही हों। सो मच ऑफ दैम फेड्स, सो मच ऑफ दैम इतना ज़्यादा, ऑफ दैम उन किताबों का, फेड्स गायब हो जाता है, बिटवीन वन रीडिंग एंड अनदर, यानी एक बार पढ़ने के और दोबारा पढ़ने के बीच में, एक बार पढ़ के भूल जाते हैं और फिर से ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल नई किताब पढ़ रहे हों। देयर आर ओकेजन्स, यानी कुछ ऐसे अवसर होते हैं, ऑन विच जिन पर अ मेमोरी ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की याददाश्त, इज़ एन एफ्लिक्शन, वो परेशानी का सबब बन जाती है, स्पेशली ख़ास तौर पर, इफ़ वन हैज़ अ पैशन, एक व्यक्ति के अंदर एक पैशन हो, एक ख़ास इच्छा हो, फॉर एक्यूरेसी, सटीकता की। बट लेकिन दिस इज़ ओनली व्हेन लाइफ हैज़ एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एंटरटेनमेंट, तो ऐसा केवल तब होता है जब जिंदगी में कोई चीज़ मनोरंजन के आगे होती है। इन रेस्पेक्ट ऑफ mere luxury, it may be doubted whether there is not as much to be said for a bad memory as for a good one. इन रेस्पेक्ट ऑफ mere luxury यानी जहाँ तक केवल विलासिता की, केवल मनोरंजन की, केवल मज़े की बात है, इट मे बी डाउटेड, तो इस पर शक किया जा सकता है, whether there is not as much to be said, कि इतना ही ज़्यादा नहीं कहा जा सकता क्या, of a bad memory,
एक बुरी याददाश्त के बारे में जितना कि एक अच्छी याददाश्त के बारे में। यानी दोनों ही तरीके की याददाश्तें आपको मज़े दे सकती हैं, आपको आनंद दे सकती हैं। यहाँ तो आपको पूरे में वो केवल इग्नोरेंस के मज़े बता रहा है, लेकिन अगर आपकी याददाश्त अच्छी है और आप चीज़ों को याद रखते हैं तो अलग तरीके के मज़े हैं, और चीज़ों को भूल जाते हैं तो अलग तरीके के मज़े हैं। विद अ बैड मेमोरी, एक बुरी याददाश्त के साथ, वन कैन गो ऑन रीडिंग, एक व्यक्ति पढ़ता रह सकता है ना। एक व्यक्ति चाहे तो जिंदगी भर पढ़ता रहे। प्लूटार्क ने लाइव्स लिखे हैं, यानी प्राचीन काल के लोगों की हिस्ट्री लिखी है, लाइफ हिस्ट्री लिखी है। तो प्लूटार्क को ज़िंदगी भर पढ़ सकता है व्यक्ति। एंड द अरेबियन नाइट्स, ये भी बड़ी फेमस किताब है अरेबियन नाइट्स, अलिफ लैला इस पर ही बेस्ड था, आता था। तो अरेबियन नाइट्स को पढ़ सकता है। ऑल वंस लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी। लिटिल श्रेड्स एंड टैग्स, इट इज़ प्रोबेबल, यानी लिटिल शेड्स एंड टेक्स, छोटे छोटे धागे, छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे गुच्छे। इट इज़ पॉसिबल, ये संभव है। विल स्टिक, चिपक जाएंगे। इवन इन द वर्स्ट मेमोरी, सबसे बुरी याददाश्त में भी, यानी आपकी याददाश्त कितनी भी ख़राब हो तो भी कुछ घटनाएं तो याद रह ही जाती हैं। कोई बुक आपने पढ़ी है या कोई मूवी आपने देखी है तो उसकी जो मेन स्टोरी है वो तो याद रह ही जाती है। बीच के सीन्स ज़रूर आप भूल जाते हैं, लेकिन कुछ तो याद रह ही जाता है, वो कहना चाहता है। जस्ट एज इन अ सक्सेशन ऑफ शीप कैन नॉट लीप थ्रू अ गैप इन अ हेज विदाउट लीविंग अ फ्यू विस्प्स ऑफ वूल ऑन द थॉर्न्स। तो वो एक एग्जाम्पल दे रहा है, जस्ट एज इन अ सक्सेशन ऑफ शीप, यानी कि बहुत सारी भेड़ें हैं जो कि एक के बाद एक निकल रही हैं। कैन नॉट लीप, यानी नहीं कूद सकती, थ्रू अ गैप, खाली स्थान में से होकर। इन अ हैज बाड़ लगी होती है तारों की, कटीले तारों की, तो उसमें मान लीजिए कहीं गैप है तो उसमें हो गए एक एक करके भेड़ कूद रही हैं, तो क्या होगा? विदाउट लीविंग अ फ्यू विस्प्स ऑफ वूल ऑन द थॉर्न्स, तो उसमें जो कांटे हैं कटीले तारों में लगे हुए, उन कांटों में कुछ ना कुछ तो फ्यू विस्प माने कुछ ना कुछ गुच्छे ऑफ वूल, ऊन के, तो रह ही जाएंगे। उस हेज में से होकर कूदेंगी भेड़ें तो भेड़ तो निकल जाएंगी, लेकिन उनके बालों के कुछ गुच्छे ज़रूर उन कांटों में फंस जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने कोई बुक पढ़ी पूरी, आपने कोई फिल्म देखी पूरी, तो उसमें से मान लीजिए वो बुक आपकी मेमोरी से निकल भी गई तो भी उसकी कुछ चीज़ें तो आपको याद रह ही जाएंगी। बट द शीप देमसेल्व्स एस्केप, यानी जो भेड़ है वो तो निकल जाती है, कूद जाती है। एंड द ग्रेट ऑथर्स, और इसी प्रकार जो महान लेखक हैं उनकी मोटी मोटी किताबें लीप इन द सेम वे, इसी प्रकार कूद कर निकल जाते हैं आउट ऑफ एन आइडल मेमोरी। ये जो हमारी आलसी याददाश्त होती है ना, हमारा जो दिमाग है लेजी, इसमें से ऑथर्स की किताबें सारी निकल जाती हैं। एंड लीव लिटिल एनफ बिहाइंड, लेकिन थोड़ा सा तो काफ़ी मात्रा में पीछे छोड़ ही देते हैं। यानी हम कोई भी किताब पढ़ेंगे, हैमलेट को पढ़ेंगे, मैकबेथ को पढ़ेंगे, तो उसमें से काफ़ी चीज़ें तो हमारे दिमाग में रह जाएंगी ना। मेन स्टोरी लाइन तो रह ही जाती है, बीच के सीन्स गायब हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि कौन सा सीन कब आया था। कि जैसे वो जो सीन है जिसमें वो अपनी माँ से मिलने जाता है हैमलेट, वो सीन कब आया था, ये सीन कब आया था, वो भूल जाते हैं, लेकिन मेन स्टोरी लाइन हमको याद रहती है। एंड इफ़ वी कैन फॉरगेट बुक्स, और अगर हम किताबों को भूल सकते हैं, इट इज़ एज ईजी, तो इतना ही आसान है टू फॉरगेट द मंथ्स, महीनों को भूल जाना। एंड वॉट दे शोड अस, और उन महीनों ने हमको क्या दिखाया था ये भी भूल जाना। व्हेन वंस दे आर गॉन, जब एक बार वो महीने चले जाते हैं। जस्ट फॉर अ मोमेंट, केवल एक पल के लिए, आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को बताता हूँ, दैट के आई नो मे, मैं मई के महीने को जानता हूँ, लाइक द मल्टीप्लीकेशन टेबल, जैसे कि मुझको पहाड़े याद होते हैं ना, 2 एकम 2, 2 नी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, तो फटाफट हम इनको बोलते चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा मैं अपने आप को बताऊं कि मई के महीने को मैं ऐसे ही जानता हूं जैसे कि पहाड़े याद हैं। एंड कुड पास एन एग्जामिनेशन, और अगर मेरा एग्जामिनेशन लिया जाए, एक परीक्षा ली जाए, तो मैं उसको पास कर सकता हूँ।
एग्जामिनेशन किस चीज़ का? ऑन इट्स फ्लावर्स, कि मई के महीने में कौन से फूल खिलते हैं, देयर अपीयरेंस, और वो फूल कैसे दिखते हैं, एंड देयर ऑर्डर, और उनका ऑर्डर क्रम क्या होता है, यानी पहले कौन से फूल खिलते हैं, फिर कौन से फूल खिलते हैं, फिर कौन से। तो मई के महीने पर मैं एक एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ। टुडे आई कैन अफर्म कॉन्फिडेंटली, आज मैं अफर्म माने पूरे पक्के तरीके से कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, दैट द बटर कप हैज़ 5 पेटल्स, कि बटर कप जो फूल है उसमें 5 पेटल्स होती हैं, और इज इट 6 या फिर 6 होती हैं। आई न्यू फॉर सर्टेन लास्ट वीक, यार पिछले हफ्ते तक तो मुझे अच्छे से याद था कि उसमें कितनी पेटल्स होती हैं, अब भूल गया। बट नेक्स्ट ईयर, लेकिन अगले साल, आई शैल प्रोबेबली हैव फॉरगॉटन, मैं शायद भूल जाऊंगा, माई अर्थमेटिक, अपना अर्थमेटिक अंकगणित भूल जाऊंगा, एंड मे हैव टू लर्न वंस मोर, और मुझे एक बार फिर से सीखना पड़ेगा, नॉट टू कन्फ्यूज़ द बटर कप विद द सेलेंडाइन, कि मैं भैया ये जो बटर कप फूल है उसको सेलेंडाइन फूल से कंफ्यूज ना करूं, कि बटर कप कौन सा फूल है उसमें कितनी पेटल्स होती हैं, सेलेंडाइन कौन सा फूल है उसमें कितनी पेटल्स होती हैं। वंस मोर, एक बार फिर, आई शैल सी द वर्ल्ड, मैं इस संसार को देखूंगा, एज अ गार्डन, एक बगीचे के तौर पर, थ्रू द आइज ऑफ अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी की आंखों से, माई ब्रेथ टेकन अवे विथ सरप्राइज, आश्चर्य से मेरी सांस रुक जाएगी, बाय द पेंटेड फील्ड्स, यानी रंगे हुए खेतों से, जब रंग बिरंगे फूल खिलेंगे खेतों में तो उन्हें देखकर मेरी सांस थम जाएगी। आई शैल फाइंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को पाऊंगा, वंडरिंग, सोचते हुए, वेदर, के क्या, इट इज़ साइंस, ये विज्ञान है, और इग्नोरेंस या अज्ञान है, विच, जो कि एफर्म्स, ये विश्वास दिलाता है, दैट द स्विफ्ट, के जो स्विफ्ट चिड़िया है, दैट ब्लैक एग्जेजरेशन ऑफ द स्वेलो, जो कि स्वेलो माने अबाबील चिड़िया होती है, ब्लैक एग्जेजरेशन, ये वो मतलब काली बढ़ा चढ़ाकर, स्वेलो को ही जैसे बढ़ा चढ़ाकर काला कर दिया गया हो वैसी चिड़िया होती है, एंड येट अ किन्समैन, और फिर भी वो एक रिश्तेदार होती है, ऑफ द हमिंग बर्ड की। तो जो स्विफ्ट चिड़िया है, नेवर सेटल्स इवन ऑन अ नेस्ट, वो कभी घोंसले पर नहीं सेटल होती, नहीं बैठती, बट डिसअपियर्स, बल्कि गायब हो जाती है, एट नाइट, रात में, इनटू द हाइट्स ऑफ द एयर, हवा की ऊंचाइयों में, यानी ऊंचे आकाश में। आई शैल लर्न विद फ्रेश एस्टोनिशमेंट, आई शैल लर्न, मैं जानूंगा, सीखूंगा, विद फ्रेश एस्टोनिशमेंट, नए आश्चर्य के साथ, दैट, कि इट इज़ द मेल, कि ये नर होता है, एंड नॉट द फीमेल, ना कि मादा, कुक्कू, दैट सिंग्स, जो कि गाता है, यानी कुक्कू गाती नहीं है बल्कि कुक्कू गाता है, मेल होता है। आई मे हैव टू लर्न अगेन, और मुझे हो सकता है कि फिर से सीखना पड़े, नॉट टू कॉल द कैंपियन अ वाइल्ड जेरानियम, कि मैं कैंपियन को एक वाइल्ड जेरानियम ना कहूँ। ये प्लांट्स हैं, जो कैंपियन है वो पिंक फैमिली का एक पौधा है, जेरानियम भी ये फूलों वाले पौधे हैं सारे। तो मैं जो जेरानियम है उसको कैंपियन ना कहूँ। एंड टू डिस्कवर, और मैं ये पता लगाऊं, वेदर द ऐश कम्स अर्ली और लेट इन द एटिकेट ऑफ द ट्रीज, कि जो ऐश है क्या वो पहले आता है या बाद में आता है, जो पेड़ों का एटिकेट है, जो क्रम है, वैसे एटिकेट में ना तरीका होता है, तो पेड़ों के बढ़ने का जो तरीका है उसमें ऐश पहले आता है या बाद में आता है। अ कंटेम्परेरी इंग्लिश नॉवलिस्ट वॉज वंस आस्क्ड, अ कंटेम्परेरी एक समकालीन इंग्लिश नॉवलिस्ट, अंग्रेजी उपन्यासकार से, वॉज वंस आस्क्ड, एक बार पूछा गया था, बाय अ फॉरेनर, एक विदेशी व्यक्ति के द्वारा, व्हाट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन इंग्लैंड, कि इंग्लैंड की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल कौन सी है। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन, बिना एक पल के रुके या झिझके, राई,
कि राई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फसल है, जबकि राई नहीं है। इग्नोरेंस सो कंप्लीट, इतना बड़ा अज्ञान, इतना पूर्ण अज्ञान, एज दिस, जैसा कि ये था, सीम्स, लगता है, टू मी, मुझको, टू बी टच्ड विद मैग्निफिसेंस, कि भैया ये बड़ा शानदार है, इसमें एक मैग्निफिसेंस का टच है, स्पर्श है। बट द इग्नोरेंस इवन ऑफ इलिटरेट पर्सन्स इज एनॉर्मस, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं उनका अज्ञान भी बड़ा विशाल होता है। द एवरेज मैन, औसत व्यक्ति, हु यूजेस अ टेलीफोन, जो कि टेलीफोन का प्रयोग करता है, कुड नॉट एक्सप्लेन, वो भी नहीं बता सकता, हाउ अ टेलीफोन वर्क्स, कि एक टेलीफोन काम कैसे करता है। ही टेक्स फॉर ग्रांटेड, वो तो बस यूं ही मान लेता है। टेक्स फॉर ग्रांटेड मैंने बस ऐसी यूज़ करते थे, हम लोग भी मोबाइल, टीवी, ये सब यूज़ करते थे, वरना हम लोगों को तो नहीं पता कि काम कैसे करते हैं, कैसे सिग्नल आते हैं, कैसे रिसीव करता है रिसीवर। तो अब हम चीज़ों को यूं ही ले लेते हैं। ही टेक्स फॉर ग्रांटेड, वो यूं ही ले लेते हैं। द टेलीफोन, टेलीफोन को, द रेलवे ट्रेन, यानी रेलवे ट्रेन को, द लिनोटाइप, ये मतलब प्रिंटिंग मशीन होती है, प्रिंटिंग मशीन को, द एरोप्लेन, हवाई जहाज़ को, एज आर ग्रैंडफादर्स, जैसे कि हमारे जो पूर्वज होते थे, टुक फॉर ग्रांटेड, यूं ही मान लेते थे, द मिरेकल्स ऑफ द गॉस्पेल्स, यानी जो चमत्कार होते हैं गॉस्पेल्स के, जो भविष्यवक्ता होते हैं, भविष्यवाणियाँ होते हैं, उनके चमत्कारों को जैसे वो सच मानते थे, यूं ही मान लेते थे, वैसे ही हम इन सब चीज़ों को मान लेते हैं। ही नेदर क्वेश्चंस नॉर अंडरस्टैंड्स देम, एक औसत व्यक्ति ना तो इन पर सवाल खड़े करता है और ना ही उसको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं कि काम कैसे करती हैं। It is as though each of us investigated and made his own only a tiny circle of facts. It is as though, ये ऐसा ही है, ऐसा लगता है कि each of us, हम में से प्रत्येक ने investigated, यानी इन्वेस्टिगेशन किया है, निरीक्षण किया है, and made his own, और अपना बना लिया है, only a tiny circle, केवल एक छोटा सा घेरा of facts, तथ्यों का। Knowledge outside the day's work is regarded by most men as a gewgaw. तो नॉलेज, जो ज्ञान है, आउटसाइड द डेज वर्क, जो हमारी रोज़मर्रा का काम है, उसके बाहर का जो ज्ञान है, इज़ रिगार्डेड, वो मान लिया जाता है, बाय मोस्ट मैन, ज़्यादातर लोगों के द्वारा, एज अ गिवगो, मतलब सामान्य सी बात, नॉर्मल सी चीज़, हंसी ठट्ठा। स्टिल वी आर कॉन्स्टेंटली इन रिएक्शन अगेंस्ट आर इग्नोरेंस, स्टिल, फिर भी, वी आर, हम रहते हैं, कॉन्स्टेंटली, लगातार, इन रिएक्शन, प्रतिक्रिया करते रहते हैं, अगेंस्ट आर इग्नोरेंस, अपने अज्ञान के खिलाफ। वी राउज आर सेल्व्स, हम अपने आप को जगाते हैं, एज इंटरवल्स, एट इंटरवल्स, समय समय पर, एंड स्पेक्यूलेट, और विचार करते हैं, सोचते हैं। वी रिवेल, हम मज़े लेते हैं, इन स्पेकुलेशंस, विचार करने में, अबाउट एनीथिंग एट ऑल, किसी भी चीज़ के बारे में सोच सोच कर हम मज़े लेते रहते हैं। अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कभी कभी हम सक्रिय होकर बड़ा सोचते हैं कि मरने के बाद ज़िंदगी कैसी होती है। और अबाउट सच क्वेश्चंस, या फिर हम ऐसे सवालों के बारे में सोचते रहते हैं, एज दैट, जिसके बारे में कहा जाता है, विच इज़ सेड टू हैव पजल्ड अरिस्टोटल, कि वो सवाल अरिस्टोटल को भी परेशान किया करते थे। कैसे सवाल? वाई स्नीजिंग फ्रॉम नून टू मिडनाइट वॉज गुड, यानी दोपहर से लेके आधी रात तक छींकना अच्छी बात है, बट फ्रॉम नाइट टू नून अनलकी, लेकिन आधी रात से लेकर फिर दोपहर तक छींकना बड़ा अनलकी है, यानी भाग्यहीन है, अनलकी है आपके लिए। One of the greatest joys known to man is to take such a flight into ignorance in search of knowledge. One of the greatest joys, यानी सबसे ज़्यादा बड़े जो खुशियाँ हैं, known to man, जो कि मनुष्य को मालूम हैं, ज्ञात हैं, is to take such a flight, ऐसी ही उड़ान भरना, into ignorance, अज्ञानता में, in search of knowledge, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की तलाश में। द ग्रेट प्लेजर ऑफ इग्नोरेंस, जो महान आनंद है अज्ञानता का, इज़ आफ्टर ऑल, वो कुल मिलाकर है, द प्लेजर ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, यानी सवाल पूछने का आनंद। अगर आप अज्ञानी हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। द मैन हु हैज़ लॉस्ट दिस प्लेजर,
और वो मनुष्य जिसने ये आनंद खो दिया और एक्सचेंज्ड इट या फिर इसको बदल लिया फॉर द प्लेजर ऑफ डॉगमा, डॉगमा के आनंद में। डॉगमा क्या होता है कि बस मैं सही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, अपनी मत बीच में बोलो, केवल मैं सही हूँ, तो बाकी कोई सही नहीं हो सकता। तो अगर आपने ये वाला आनंद सीख लिया बजाय सवाल पूछने के और अज्ञानी अपने आप को शो करने के, विच इज़ द प्लेजर ऑफ आंसरिंग, जो कि जवाब देने की खुशी है, इज़ ऑलरेडी बिगिनिंग टू स्टिफन, तो जो आप हैं कठोर होने लगते हैं। अगर आप सवाल पूछने की बजाय जवाब देने लगते हैं और अपने ज्ञान को बघाड़ने लगते हैं तो आप कठोर होने लगते हैं। वन एनवीज सो इंक्विजिटिव अ मैन एज जोवेट, वन एनवीज एक व्यक्ति ईर्ष्या रखता है, सो इंक्विजिटिव अ मैन इतने जिज्ञासु व्यक्ति से, एज जोवेट जितना कि जोवेट था, हु सैट डाउन टू स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, जो कि फिजियोलॉजी पढ़ने बैठ गया इन हिज 60s, अपने 60 साल की उम्र में। मोस्ट ऑफ अस हैव लॉस्ट, हम में से ज़्यादातर लोग खो चुके हैं, द सेंस ऑफ आर इग्नोरेंस, अपने अज्ञान की भावना, लॉन्ग बिफोर दैट एज, उस उम्र के बहुत पहले, यानी 60 साल तक पहुंचने से पहले हमारे अंदर से अज्ञान की भावना पैदा हो जाती है। और कौन सी भावना पैदा हो जाती है कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें तो बहुत ज्ञान है। वी इवन बिकम वेन, हम यहाँ तक कि हम, वेन माने घमंडी होना, हम घमंडी तक हो जाते हैं, ऑफ आर स्क्विरल्स होर्ड ऑफ नॉलेज, कि होर्ड माने भंडार होता है, ऑफ नॉलेज ज्ञान का, तो हमारा जो ज्ञान का भंडार है और वो कितना बड़ा होता है, स्क्विरल्स होर्ड, यानी जितना एक गिलहरी का भंडार होता है, गिलहरी चीज़ों को इकट्ठा कर देती है भोजन को, तो उसका भंडार जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा हमारा भंडार होता है, और हम घमंड ऐसे करने लगते हैं कि हमें बहुत ज्ञान है। अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए। एंड रिगार्ड इंक्रीजिंग एज, और बढ़ती हुई उम्र को हम मान लेते हैं इटसेल्फ एज अ स्कूल ऑफ ओमनिशियंस, कि ये तो अपने आप में, ओमनिशियंस माने सर्वज्ञता, यानी हर चीज़ की नॉलेज, तो स्कूल माने संस्था, कि जो बढ़ती हुई उम्र है वो तो अपने आप में सर्वज्ञता की संस्था है। यानी कि अगर हम बड़ी उम्र के हैं भैया, हमें बहुत अनुभव है, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हम ओमनिशियंट हैं, हमें सर्वज्ञ हैं हम, तो तुम हमसे बहस करोगे। तो छोटे बच्चों को हम जवानों को डांट देते हैं ये कहकर। वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं, दैट सोक्रेटिस वॉज फेम्ड, कि सोक्रेटिस मशहूर था, फॉर विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए, नॉट बिकॉज ही वॉज ओमनिशियंट, इसलिए नहीं कि वो सर्वज्ञ था, बट बल्कि बिकॉज, इसलिए कि ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, एट द एज ऑफ 70 साल की उम्र पर, दैट ही स्टिल न्यू नथिंग, कि वो अभी भी कुछ नहीं जानता है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि उसके ज्ञान की मात्रा बहुत कम है और अभी भी ज्ञान प्राप्त करना है। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब कौन सा एग्ज़ाम हमको पास करना है, अब क्यों पढ़ें। तो हर वक्त व्यक्ति को उम्र के हर पड़ाव पर, हर मोड़ पर, जहाँ से मिले नॉलेज गेन करते रहना चाहिए, इकट्ठा करते रहना चाहिए, अपनी अज्ञानता की भावना को नहीं मरना देना चाहिए, ये कहना चाहता है रॉबर्ट लिंड। ये निबंध यहाँ पर ख़त्म हुआ, ये वीडियो भी मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।